हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का आज दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। तो कल के पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निवारक निरोध अधिनियम, जो कि आर्टिकल 22 में दिया गया है, द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वतंत्रता के अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्वतंत्रता के अधिकार में निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है। तो हमने आर्टिकल 22 के बारे में पिछले पार्ट में देख लिया था। तो ये था आज का 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विदेशी मुद्रा विनिमय। तो जो आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम टाडा ये, और आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा, और विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम, ये सब किसमें सम्मिलित हैं? निवारक निरोध अधिनियम में सम्मिलित हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों का नियोजन प्रतिषेध ये संदर्भित है कि तो ये किसके अंतर्गत संदर्भित है? तो ये भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों के अंतर्गत ये प्रावधान संदर्भित है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और जो 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहता है कि व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। यहाँ दुर्व्यापार से तात्पर्य है कि किसी मनुष्य का क्रय विक्रय, बेगार एवं बिना वेतन के कार्य करवाना दंडनीय अपराध होगा। यह अनुच्छेद अमेरिकी संविधान के 13वें संशोधन की तरह, जिसमें दासता का अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार, बेगार जैसे सभी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खादानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु खालिस्तान से अधिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 वर्ष से अधिक। तो जो 14 वर्ष तक के जो बच्चों को कारखानों या खादानों में काम नहीं करवाया जा सकता, ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो ये प्रावधान किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 से संबंधित है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 26। तो आज का क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 27 में क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के अभिवृद्धि के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के वृद्धि के लिए कोई भी कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये किस में संदर्भित है? तो ये स्टूडेंट संदर्भित है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में। तो ये कौन से अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 27 में। तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक किस चीज़ का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों के, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में। तो हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 25 अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने
तथा किसी भी धर्म को मानकर उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 है वो क्या कहता है, अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानकर उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध, व्यक्ति को अपने धर्म संबंधी संस्थाओं की स्थापना, पोषण, विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने तथा स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो कि व्यक्ति अपने धर्म के पोषण के लिए विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करना और स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 26 में। और अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं क्या कर सकता जिसका ये पैसा किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय में खर्च किया जाना हो। तो ये था आर्टिकल नंबर 27 जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। तो ये हमने देखा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 है वो अल्पसंख्यकों के बारे में प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 29 और 30 में क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार देता है, अनुच्छेद 29 और 30। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता प्रदान की गई है वो धर्म के आधार पर प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है। तो ये 31A किसके अंतर्गत दिया गया है, ये अधिकार ये मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत। तो हम सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 31 है, 31A जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक संशोधन के द्वारा 300 के अंतर्गत अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये मूल अधिकार न होकर अब संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। कौन सा, जो संपत्ति के अर्जन का अधिकार है वो, जो कि आर्टिकल नंबर 31A के अंतर्गत दिया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 31C में किया गया प्रावधान कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो ये भी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया है कि जो आर्टिकल नंबर 32 है वो भारतीय संविधान की
आत्मा और उसका हृदय है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हम सभी जानते हैं एक फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा जाता है। तो हम अब अनुच्छेद 32 को विस्तार से समझते हैं और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 32 को विस्तार से। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय याचिका जारी करता है। क्या जारी करता है? याचिका जारी करता है। याचिकाओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32(2) में है। संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भारत के अन्य उच्च न्यायालयों को भी याचिका जारी करने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को याचिका जारी करने का अधिकार देता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? संविधान के आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं। तो जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो ये याचिकाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हमें ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसको हम इंग्लिश में, यानी कि इसका लैटिन नाम है हेबियस कॉर्पस। क्या नाम है? हेबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर सहित उपस्थित करना। तो व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेना, यह आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं परमादेश याचिका के बारे में। परमादेश को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? मैंडेमस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि परमादेश शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो यह किसी भी संस्था द्वारा निर्धारित कार्य नहीं करने पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का लैटिन नाम क्या है? सर्सियोरी, और इसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करना, और यह किसी भी मामले को अपने पास मंगवाना है। जैसे कि उत्प्रेषण का अर्थ है कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वो कि जो भी कोई मामला है वो अन्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो वो उच्च न्यायालय से उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। तो ये था उत्प्रेषण। अब हम देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का लैटिन नाम है प्रोहिबिशन। क्या है? प्रोहिबिशन, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करने से रोकना। तो प्रतिषेध का अर्थ क्या है कि किसी भी संस्था का जो कार्य नहीं है परंतु वह कार्य कर रही है उसको रोका जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी संस्था को कोई कार्य कर रही है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उस कार्य को तो सुप्रीम कोर्ट उस कार्य को करने से रोक सकती है उस संस्था को। तो ये था प्रतिषेध। अधिकार परीक्षा है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटो, जिसका शाब्दिक अधिकार है कि किस अधिकार से। तो व्यक्ति को किसी पद को अवैध रूप से हासिल कर लेता है अधिकार परीक्षा के उल्लंघन में। तो अधिकार परीक्षा एक याचिका है जिसको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिसका लैटिन नाम है को वारंटो। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाने वाली याचिकाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाती हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है? तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो आर्टिकल नंबर 32 है उसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं उनको संरक्षित किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है संविधानविदों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत
सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के अन्य हाई कोर्ट्स के द्वारा 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करके संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों को रिट या याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हमने देखा आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 36। तो हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज का दूसरा पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसको हमने पीछे क्वेश्चंस में देख लिया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी रिट जारी नहीं की जा सकती? तो जो की जाने वाली रिट है जारी की जाती है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के द्वारा। वो है प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा और एक और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इनमें से जो आदेश है वो किसी भी प्रकार की रिट नहीं होती। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ये किस रिट के माध्यम से संभव है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि सशरीर किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? तो इसमें से जो याचिका है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस हिरासत के स्थिति में इस रिट को जारी किया जाता है। कौन सी को? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कब की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस हिरासत में, यानी कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के गिरफ्तार करती है और अगर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है? तो जो अधिकार पर्चा जो रिट है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से रोका जाता है? तो अधिकार पर्चा नामक रिट के तहत व्यक्ति को रोका जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। तो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत जारी करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो याचिकाएं जारी की जाती हैं उनके बारे में डिटेल से क्वेश्चंस देख रहे हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना और समझना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है जो कि सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती? तो जो परमादेश रिट होती है उसके तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ये जारी कर सकती है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जा सकता है? तो ये सरकारी कर्तव्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट है 46। निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो जो परमादेश रिट होती है वो केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि इनमें से वह कौन सी रिट है जो लोक हितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के सामने आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक सामान्य विषय के खिलाफ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है? तो उत्प्रेषण जो रिट होती है वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक निकाय के आदेश किसी भी आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। मूल अधिकारों का संरक्षण किसको कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है? तो जो अनुच्छेद 33 है उसके तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखी 20 से लेके 50 क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आए और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। तो इन क्वेश्चंस को हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। So like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Thanks for watching. Thank you.